बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, 2 और कर्निसिटी यहां तक हम पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है, चार्ज वाला पार्ट है, चार्ज की प्रॉपर्टी, मूविंग चार्ज और स्टेशनरी चार्ज। इसके बाद जो आता है वो आता है इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमारे पास 3 इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट का थोड़ा बहुत पार्ट कर्निसिटी में आ जाता है, बाकी जो पार्ट है जैसे पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक सीरीज, सब हमारे जो इफेक्ट्स हुआ करते थे नाउ दे आर नो मोर इन सिलेबस, हटा दिए गए। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट्स। व्हाट आर दी 3 इफेक्ट्स? वन इज हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इन लोगों ने क्या किया, जो केमिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट था वो उन्होंने यहां डाल दिया। केमिकल इफेक्ट में क्या है, जस्ट यू नीड टू स्टडी द वेरी स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम देखेंगे तो आपको शायद 3 लॉज भी हैं जिनका बेसिकली मतलब हम देख आप लोगों ने शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो फैराडे लॉ है ना, उसके वाला कुछ नहीं है, वो भी एंट्रेंस में है, बुक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट बुक वगैरह के अंदर तो एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दिया नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यस दिस इज बिगर चैप्टर जिसमें हम करंट का तीसरा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब अब हम पढ़ेंगे कि भाई कोई मैटर होता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म एक्वायर होता है तो वो क्यों होता है, कैसा होता है, मतलब विल स्टडी डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो इसके बाद आते हैं वो आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो यहाँ सीखेंगे। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। दीज आर द 7 टॉपिक्स, है ना, जो हमारे इसके अंदर है। एक मिनट सर, ये सर, हाँ ये मैंने वेबएक्स चालू किया, इसमें है ना जो जैसे हमारा जो खुद का स्क्रीन है वो छोटा सा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, वो बड़ा होता है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, पर मुझे मेरा स्क्रीन बड़ा दिखाना तो नहीं पॉसिबल है। अच्छा अच्छा। हम्म, 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 अच्छा ठीक है, पार्टिसिपेंट दिखाई देगा, मतलब मैं चलेगा कोई इशू नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है, चलेगा। थैंक यू। ठीक है चलेगा, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आया पूछने के लिए था मुझे। These are topics of 7 topics of electromagnetism that you need to study in your 12th standard। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इसके अंदर 2 पार्ट है, आज हम ये चालू करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेजर पोर्शन होता है बच्चों वो आता है ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम देखें तो हमारे पास मेजर जो 2 पोर्शन है, 2 टॉपिक्स है, उसका नाम है एक रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। हालांकि वेव के अंदर हमारे पास, वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक पार्ट और भी है छोटा सा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें जस्ट रेडिएशंस क्या होती हैं, रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रेडिएशन कहाँ यूज होती है, इतना ही पढ़ना है। इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक। अगर हम बोर्ड्स की बात भी करें तो इट इज हार्डली वेटेज 3 मार्क्स, लेकिन हमको वैसे पढ़ने में ज्यादा कुछ है नहीं। देयर इज हार्डली 1 डेरिवेशन इनसाइड इट, 8 प्रॉपर्टीज आर देयर एंड सम यूजेस ऑफ लाइट। लाइट मतलब रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, तो रेडिएशन के यूजेस है, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक इटसेल्फ इज वेरी बिग चैप्टर। वे ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट भी है एंट्रेंस के लिए, जो आपको पढ़ना है। अभी इसके बाद जो है, जो तीसरा टॉपिक में बता रहा था, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। तो ये एज पर द नेम मॉडर्न मतलब बिल्कुल नया फिजिक्स है। तो नया फिजिक्स मतलब इतना नया भी नहीं है कि 1 साल पहले ही आया है, ऐसा भी नहीं है, पुराना ही है। लेकिन इस मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सर, इसके अंदर पढ़ना है आपको एटम्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है ड्यूअल नेचर
ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन और मैटर दोनों का ड्यूअल नेचर मतलब दो मुहा नेचर, कभी वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, कभी वो बिहेव करती है एज अ वेव, वो आपको स्टडी करना है। और जो लास्ट पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली जेडब्ल्यू वगैरह में पहले 2 साल पहले तक नहीं होता था, लेकिन जैसे ही एनटीए हुआ उसके अंदर ये भी चैप्टर आ गया। पहले ये टॉपिक उन्होंने स्किप कर रखा था, काफी सालों तक स्किप किया हुआ था। दैट वाज देयर इन बोर्ड्स में था, लेकिन एंट्रेंस में उन्होंने स्किप कर रखा था, लेकिन अब 2 साल पहले एनटीए ने इसको एज पर द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी माने तो उसको जरूर कर लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी हमारे पास जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स अगर हम बोलें तो, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इसमें। तो बच्चों आज हम जो चालू करने वाले हैं, टुडे विल स्टार्ट अ टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। पहले हम एक बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टेट्स बेसिकली वर्ड सजेस्ट, काफी स्टूडेंट पढ़ रखा हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पढ़ा है वो समझ लीजिए। इलेक्ट्रो बेसिकली मतलब होता है, द वर्ड बेसिकली मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैट वर्ड जो आता है वो चार्ज से आता है, और स्टैटिक बेसिकली मतलब होता है रेस्ट। तो कुल मिला के आपको बात तो समझ में आई गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैट मतलब क्या होता है। इस इलेक्ट्रोस्टेट्स का मतलब होता है, हम वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस ब्रांच में जो चार्ज से रिलेटेड है, और वो भी चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। तो चार्ज अगर स्टैटिक है, रेस्ट पर है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टेट, जैसा आप बोलना चाहो वैसे बोल दो। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूव करेगा तो फिर उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 में काउंट करें। ओके, अब इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट्स 1 है, ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टेट्स 2। अब इलेक्ट्रोस्टेट्स 1 का मतलब क्या है, देखो पहले ना एट द बिगिनिंग जैसे मैंने बोला कि इस चैप्टर के हेडिंग में ही चार्ज आने वाला है, तो यहां भी हम सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो आज हम चालू करने वाले हैं। उसके बाद चार्ज की सबसे पहली जो इफेक्ट नजर आता है हमको, चार्ज जैसे ही हमने रख दिया, जब हमने कहीं चार्ज रखा हुआ है तो उसके आसपास बिगर कुछ किए अपने आप जो चीज जनरेट होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे। ओके ओके, वेलकम ख्याति। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर दरअसल जो है इस चैप्टर के अंदर आने वाला है, और ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पार्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और दूसरा जो चैप्टर उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमको पढ़नी है। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक 1, और जिसके अंदर चार्ज पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, और उसके बाद दूसरा टॉपिक जो चालू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। दीज आर 2 बिगर चैप्टर्स, काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। ओके, तो ये काफी बड़े चैप्टर्स है कंपैरेटिवली। चलो लेट्स स्टार्ट, बिगिन। चलो तो बच्चों शुरू करें चैप्टर 1, लेके प्रभु का नाम देश की, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, तो मैं ऐसा करता हूं, इसका लिख देता हूं टॉपिक का नाम चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मान करता हूं आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, चालू वहीं से करता हूं। सबसे पहले मुझे इतना बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। आप चार्ज से क्या समझते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक चार्ज है, सपोज आई एम हैविंग सम चार्ज, मैंने ऐसे बोल दिया, तो इस चार्ज वर्ड से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। अगर मैं चार्ज के बारे में पूछूं आपसे कि चार्ज क्या होता है, आप क्या समझते हो चार्ज से, तो देखो पहली बार अगर मैं आपसे बोलूं तो चार्ज आपने वर्ड जो पहली बार सुना था, दैट वाज द वर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपने एटम पढ़ा, आपने बोला कि एटम इज इनडिविजिबल, बाद में पता लगा एटम टूट जाता है एंड एटम ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो जब पहली बार चार्ज वर्ड पढ़ा था तो वहीं से ही आया था, तो हम बात भी वहीं से करेंगे। इसकी पुरानी स्टोरी तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन चार्ज होता क्या है। चार्ज वो प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो उसके दूसरे ऑब्जेक्ट्स, ये सही कहा आपने, चैट में एक आया है आदित्य ने सही कहा, उसके जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है।
बिल्कुल सही। तो अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it attracts or repels other charges ऐसे बोल सकते हैं, repels other, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी है। अब देखो डेफिनेशन में हमने इसकी प्रॉपर्टी को यूज किया है, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या कैसा बिहेवियर करता है उसी से हमने इसको डिफाइन किया है। दरअसल ये जब जब हम बोलते हैं ना चार्ज, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये दिमाग में आ जाता है कि ये कहाँ से आया होगा, तो ये आया होगा सर एटम के अंदर से। हम सब लोग जानते हैं कि एटम के अंदर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके बाहर आसपास फ्री घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री मतलब ये नहीं होते बट वो एक जो भी शेल में है घूमते रहते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। मैं अगर इसको ऐसा मान लूं तो मेरे पास दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स हो गए, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको पहले बताया था कि चार्ज पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। वही बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसने हमको क्या एक्सपेरिमेंट सिखाया था, याद होगा तो, पतंग उड़ाई थी उसमें चाबी बांधी थी, वही वाला एक्सपेरिमेंट जो है किया था इन्होंने। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस फॉर अस। चार्ज को मेजर करेंगे, देखो कोई सोचेगा चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल गलत। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। और चार्ज बेसिकली यूनिट भी उसकी वहीं से आती है, लेकिन फिर भी हम फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात। और दूसरा, चार्ज को मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कूलम, इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने क्या बनाए थे, वो दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे, इसका नाम है कूलम लॉ। तो हम हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जो भी अच्छा काम कोई टीचर नहीं, कोई साइंटिस्ट अगर अच्छा काम करता है तो उसको हम ऑनर देने के लिए उसी के नाम से यूनिट रखते हैं। यहाँ भी हमने वही किया। ठीक है, तो कूलम बेसिकली यूनिट है। उसके अलावा भी यूनिट होती है, क्या क्या यूनिट होती है वो देखेंगे अपन अभी। ठीक है, जैसे हमारे पास फेराडे होती है ना, काफी सारी यूनिट्स होती है, लेकिन फिलहाल ये जल्दी से इसको नोट करना है तो नोट कर लो। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट ज्यादा हो गया। चलिए देखिए, अगर हम डायमेंशंस की बात करें, ठीक है, पहले तो डायमेंशंस की बात कर लेता हूँ, फिर बात करूँ यूनिट की। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो देखो मैंने कहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर इसे डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई डी। अब ये क्या है, तो थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड से पास करके आए हैं। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्यू बाई टी। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? तो ये होता है क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। अगर मैं यहाँ से टी को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आई टी हो जाएगा, और यहीं से हम डायमेंशन निकालते हैं। तो आप डायमेंशन अगर लिखोगे तो पहली बात सर टाइम के लिए टी वन आ जाएगा, और ए के लिए मतलब करंट के लिए एम्पेयर आ जाएगा। तो ये टी वन ए वन बेसिकली डायमेंशन हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिट्स की। तो बच्चों इस यहाँ पर काफी सारी यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसी डेफिनेशन से, यही जो लिखा हुआ है, अगर मैं Q इज इक्वल टू आई टी से निकालना चाहूं तो मेरे पास एक यूनिट और होती है जिसको एम्पेयर आर बोलते हैं। क्या होता है, अगर मैं करंट 1 एम्पेयर ले लूं और टाइम अगर मैं 1 आवर ले लूं, करंट अगर मैंने 1 एम्पेयर ले लिया, टाइम अगर मैंने 1 आवर ले लिया, तो जो भी करंट, जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा उसको 1 एम्पेयर आर बोलते हैं। और अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं तो क्या होगी, तो सर सिंपल सी बात है, आप करंट जो यहाँ पे लिख रहे हो, करंट है वो एम्पेयर है,
लेकिन टाइम स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो नहीं ली है आपने, आप जानते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? वो होती है सर आर, सॉरी सेकेंड्स। तो 1 आर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। तो यहां से मुझे 1 एम्पेयर आर की जो वैल्यू मिलती है वो 3600। अच्छा, एम्पेयर सेकेंड को अभी सिखाया था, एम्पेयर सेकेंड को यू कैन राइट कूलम ना। व्हाट इज एम्पेयर सेकेंड? यू कैन राइट इट कूलम। कैसे समझ में आया? अरे सिंपल सी बात है, ये ए एम्पेयर है, स्टैंडर्ड यूनिट में टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो एम्पेयर सेकेंड बच्चों क्या बन जाएगा? कूलम बन जाएगा। तो ये एम्पेयर आर बन गई। अब इसके अलावा हमारे पास और भी यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स नहीं है, इसके अलावा हमारे पास और भी यूनिट्स है। जैसे एग्जांपल एक होता है स्टेट कूलम, है ना। तो 1 कूलम होता है 3 इंटू 10 की पावर 9, सॉरी 3 इंटू 9 स्टेट कूलम। ये भी एक यूनिट है, छोटी यूनिट है कंपैरेटिवली, है ना। तो इस तरह की यूनिट्स और भी हो सकती है। एक और यूनिट जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हो, ठीक है, वो होती है फेराडे, है ना। माइकल फेराडे तो याद ही होगा, सॉरी माइकल फेराडे याद है कि नहीं याद है? तो वही होती है 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम, ठीक है। उसके अलावा एक यूनिट और भी है, तो एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कूलम जो है वो 10 कूलम को एक एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं। तो बच्चों ऐसी काफी सारी यूनिट्स बना सकते हैं, है ना। लिख लीजिए, नोट डाउन प्लीज। यहाँ फंसाओ, वहां फंसाओ, वहां फंसाओ, इसको यहाँ फंसाओ, वहां फंसाओ और रस्सी लो। हाँ सर, बस लास्ट में कॉल करता हूँ फिर। चलिए, ख्याति, ख्याति कहाँ चले गए थे? ओके, तो रब कर दो स्टूडेंट्स। चलो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चार्ज पढ़ रहे हैं ना, उस चार्ज की काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद देन विल स्टडी क्या, जो भी चार्जेस का न्यूमेरिकल से थोड़े बहुत और उन पे लगने वाले फोर्स की है ना। चलिए, देखो कुछ भी नया पढ़ने के पहले, मतलब पहले हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स, ठीक है ना। इसको जो एक्सप्लेन की जरूरत है भी नहीं, आप जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं। दूसरा होता है चार्ज, जो होता है बेसिकली वो ट्रांसफरेबल होता है। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल मींस इसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 2 कूलम का एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए मैं उसी के सामने बाजू में एक दूसरा
आइडेंटिकल, मैं वर्ड बोल रहा हूँ आइडेंटिकल, ये ध्यान रखना, आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल सिमिलर, सिमिलर इन शेप एंड मटेरियल सेम होना जरूरी है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग है, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहां से 2 कूलम चार्ज में से 1 कूलम चार्ज यहां चला जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम यहां भी 1 कूलम हो जाएगा, यहां भी 1 कूलम, तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, है ना। और ध्यान रखना, जैसे आप बोलोगे सर आपने ऐसा कर लिया 0 प्लस 2/2 मतलब 1 हो गया, मतलब मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, Q1 प्लस Q2/2 कर लिया, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने जब ये किया है तो एक बात ध्यान रखना, दिस इज ओनली हैपनिंग, दिस विल हैपन ओनली व्हेन द बॉडीज आर आइडेंटिकल, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिकल होना जरूरी है। अगर आइडेंटिकल नहीं हुए तो, और आप बोलोगे कि ये इक्वल चार्ज कंडक्ट लेंगे, बिल्कुल नहीं। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बच्चा बताओ अगर आइडेंटिकल नहीं हुए तो क्या होगा, तो आइडेंटिकल नहीं हुए तो ध्यान रखना चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, कंडक्टिंग बॉडी है तो उनके रेडियस के रेशियो के प्रपोर्शन में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी आगे आएगा भी, चैप्टर नंबर 2 में काफी सारा आने वाला है, इसमें दिखाएंगे। पर फिलहाल के लिए बता रहा था चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। और जो तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है सर, सिंपल सी बात है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन डिस्ट्रॉयड बट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अच्छा मुझे इतना बताओ, जिस तरह से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, नहीं तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, वैसे ही द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, द टोटल चार्ज of a system always remains constant, ठीक है। अब पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पिछली बार मेरे पास सिस्टम में दो, एक सपोज सिस्टम मान लेता हूँ, ये मैंने सिस्टम माना, सिस्टम क्या होता है, जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑपरेशन, तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर दो बॉडीज हैं, एक के पास 2 कूलम है, एक के पास 0 कूलम है, ठीक है। अभी इसके पास टोटल चार्ज कितना है, 2 कूलम है, बिल्कुल। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब क्या होगा बच्चों, अब हो जाएगा 1 कूलम सिखाया था अभी मैंने। अब बताओ टोटल चार्ज अभी भी कितना है, सेम 2 कूलम ही, तो क्या ये चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो सिस्टम में चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी वो डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है, चार्ज डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है, चार्ज डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है, डिस्ट्रॉय लिख नो टर्म कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बीच में। चलो डन स्टूडेंट्स,
चलिए कंप्लीटेड, लेट्स सी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैं पहले कुछ बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपको। पक्का पता है ये लॉ हमेशा मतलब ट्रू है? क्या इससे कुछ एक्सेप्शंस हैं? मतलब क्या कुछ एक्सेप्शंस है क्या? तो लेट्स चेक, आप ही बताना मुझे एक्सेप्शंस है कि नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज है 2 कूलम, है ना। अब मैं आपको जो भी चार्ज जो है उसको डिस्ट्रॉय करके दिखा रहा हूं। वो तो करने के लिए क्या करूंगा, सुनो ध्यान से। एक दूसरे ऑब्जेक्ट से -2 कूलम चार्ज मैं लेके आ रहा हूं, है ना, और इसमें डाल देता हूं। अगर मैंने इसमें -2 कूलम चार्ज डाल दिया, मान लीजिए कहीं से आया होगा, कहां से आया होगा पूछो, है ना। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल वर्ड क्या मतलब होता है वो बताऊंगा बाद में। जैसे जिस तरीके से हमारे पास पानी जो है वो हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड अपने आप जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है। जैसे हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में अपने आप जाती है, ये धक्का लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता। वैसे ही आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करो। आप क्या करो, आप लो प्राइस जाओ, लो प्राइस से 2 किलो इलेक्ट्रॉन खरीद के लाओ, मिलते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, 60 रुपए किलो। तो ये 2 किलो इलेक्ट्रॉन जो है वो आप इकट्ठे करके एक ड्रम में रख लो, और एक ड्रम रखो खाली, एम्प्टी, है ना। और अब आप यहां से एक वायर कनेक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हीट फ्लो हुई थी, जिस तरीके से पानी फ्लो हुआ था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां फ्लो, है ना। जब ये यहां से यहां फ्लो हो रहा है तो अब हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। हालांकि ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन केस में उल्टा हो जाता है। वो क्यों होता है वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। उसमें आपको पढ़ाएंगे कि हम जो मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट क्या लेते हैं हम, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, है ना। वो क्यों लेते हैं वो सब साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, है ना। तो अभी हम फिलहाल वापस यहीं पे आते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 2 कूलम बॉडी के अंदर -2 कूलम चार्ज डाल दिया बच्चों, तो इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा? तो इसके पास चार्ज हो जाएगा बच्चों 5 कूलम। नहीं गलत, कितना होगा, 0 कूलम, है ना। बिल्कुल सही भाई, ये 2 कूलम था और -2 कूलम मिल गए, जुड़ गए, एडिशन, है ना। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जुड़ गए। वो भी आऊंगा बता दूंगा मैं आपको। तो नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो चार्ज तो डिस्ट्रॉय हो गया ना डिस्ट्रॉय। जो पहले चार्ज 0 था, सॉरी 2 था, अब 0 हो गया। सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? अगर चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर खत्म कहानी बच्चों। हाँ न्यूट्रल हो गया, बिल्कुल सही ख्याति। तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, अभी आपने कहा चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब बताओ मेरी बात मानोगे कि लॉ की बात मानोगे? कौन सही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ सही कि लॉ सही बोल रहा है? बोलो। चार्ज डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने आपके सामने, लो। बताओ कौन सही, मैं सही या फिर ये लॉ सही? लॉ सही है। चलो स्टूडेंट्स, देखो पहली बात समझो, दोनों सही है। मैंने जो बोला है, मैंने भी एक वर्ड बोला कि नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब इसके अंदर अगर देखा जाए, इसको अगर हम ऐसे घूर के अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे, तो बच्चों इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से चीजें नजर आएंगी, ठीक है। ओके, आपको कुछ इस तरीके से चीजें नजर आएंगी, मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ऐसे दोनों चार्ज नजर आने वाले, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इस पूरी प्रोसेस में नेट चार्ज की वैल्यू 0 ही, अभी भी इसके अंदर +2 और -2 दोनों है। और अगर आप चाहो तो इनको फिर से अलग भी कर सकते हो। करना है अलग, चलो करते हैं अलग। कैसे करेंगे देखो, मैं दिखाता हूं जादू। तो आबराकडाबरा, ध्यान सुनो। सबसे पहले इस बॉडी को मैं एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखूंगा। इंसुलेटिंग मतलब इट शुड नॉट बी इन कनेक्शन विद एनी कंडक्टिंग बॉडी। तो ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड में लगा दिया, बिल्कुल एब्सोल्युटली इंसुलेटिंग, थोड़ा भी चार्ज खसकना नहीं चाहिए। अब मैं मेरे पुराने 2 कूलम चार्ज को वापस लेने के लिए, वापस छीनने के लिए, लाने के लिए एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके बाजू में लाऊंगा। अब बाजू में लाऊंगा मतलब लेके आऊंगा, इसको दिखाऊंगा ऊपर से, पर टच नहीं कराऊंगा, छुआना नहीं है।
जैसे ही आपने छुआ दिया ना, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो डोंट टच, बस उसको दूर से दिखाओ, ठीक है। जैसे ही इसको आप थोड़ा पास ले जाके दिखाओगे तो बच्चों आपको ये जानते हो कि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो चार्जेस थे वो जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होकर यहां आ जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हमने डाले थे वो यहां आ जाएंगे, ठीक है। आगे, ठीक है। अगर आपने रॉड यहां हटा दी फिर से मिल जाएंगे। अब ये ऐसे यहां क्यों अटके हुए हैं, ये पॉजिटिव इसके लालच में अटका हुआ है और ये नेगेटिव से घबरा के दूर भाग गया है। नेगेटिव नेगेटिव घबराते हैं दूसरे से, तो नेगेटिव के चक्कर में ये नेगेटिव दूर भाग गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कर दूंगा अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, धरती माता से कनेक्ट कर दो। अब धरती माता जो है सर कैसी है, धरती माता को जितना चार्ज दो उतना ले लेती है, इतनी बड़ी है, कोई कभी रिटर्न नहीं करेगी आपको, है ना। जिस दिन रिटर्न करना चालू कर दिया ना तो धरती पे आप पैर रख नहीं पाओगे, जहां पानी कहीं भी कुछ चीजें हो वहां पर आपने पैर रखा आपको करंट लग जाएगा। तो धरती माता इतनी अच्छी है कि जो है कभी चार्ज को रिटर्न नहीं करेगी आपको, चार्ज ले जरूर लेती है। तो इसीलिए हम अर्थ को वी कंसीडर इट एट अ लोएस्ट पोटेंशियल, है ना, हम उसको लोएस्ट पोटेंशियल मान लेते हैं। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है बच्चों कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर गया। अभी भी रॉड हटाना मत बेटा, अगर अभी भी रॉड हटा दी पॉजिटिव ही निकल लेगा, फिर कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले यहां से हम इस अर्थिंग को हटाएंगे। अर्थिंग को हटाने के बाद अब आप इस रॉड को हटा दो। जैसे ही आपने अर्थिंग की थी तो ये पॉजिटिव चार्ज निकल लिया था बच्चों, है ना, पतली गली से, ये वाली गली से, है ना। और अब जो बच गया वो बच गया पॉजिटिव। फिलहाल ये अगर आपने ये हटा लिया तो ये भी निकल जाएगा। तो पहले हम अर्थिंग हटाएंगे, अर्थिंग हटाने के बाद उसको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। अब क्या करेंगे, अब हम इस जैसे इस रॉड को हटाएंगे तो रॉड को हटाने के बाद ड्यू टू आपस के रिपल्शन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज आपस में ऐसा स्प्रेड हो जाएगा और बॉडी के पास 2 कूलम चार्ज फिर से आ गया। इस पूरे एग्जाम्पल में मैंने माना था कि इनिशियली बॉडी वाज एज अ होल वाज नॉट हैविंग एनी सिंगल चार्ज, ठीक है, उसके पास कुछ चार्ज ही नहीं था, ओके, ऐसा हम मान चल रहे थे। तो वापस मुझे 2 कूलम चार्ज मिल गया, इसका मतलब मेरा चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। चार्ज कभी डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है, चार्ज जैसा था वैसे ही है अभी भी। सिस्टम के पास टोटल चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। चलो, जिस तरीके से मैंने इस पुराने चार्ज को वापस इसके अंदर से निकाला, इस प्रोसेस का जो नाम होता है इसको बोलते हैं, बोलो क्या, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, इंडक्शन। इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच, इंडक्शन वो प्रोसेस है, नहीं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट गलत, बिल्कुल गलत। चार्जिंग बाय कांटेक्ट तो हम उसको टच करते हैं, क्या हमने इसको टच किया, बिल्कुल नहीं किया। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट तो क्या होता है, जब हम किसी एक हायर पोटेंशियल वाली बॉडी को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, चार्ज फ्लो होता है। जो हमने पहले किया था, 2 कूलम वाली बॉडी को 0 कूलम से कनेक्ट किया था, तो 2 कूलम का 1 कूलम चला गया, दोनों के इक्वल आ गया, दैट वाज कॉल्ड चार्जिंग बाय कांटेक्ट। यहां हमने बिगर कांटेक्ट मिला है, बिगर छुआए क्या किया हमने, इंडक्शन कराया, मतलब बेसिकली चार्ज दिया। मेरा एक क्वेश्चन है आप बच्चों से सभी से कि भाई ये जो चार्जिंग मैंने इस प्रोसेस में करा, इस प्रोसेस में जो मतलब इंडक्शन जो मैंने बताया, ये इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम बॉडी को चार्ज करते हैं। यस, चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, दिस द मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन, है ना। कुल मिला के चार्जिंग की 3 मेथड होती है बच्चों। पहली होती है कंडक्शन, ठीक है, पहली कौन सी होती है बच्चों, कंडक्शन, और दूसरी क्या होती है उसके भाई, इंडक्शन, कंडक्शन का भाई इंडक्शन, और तीसरा होता है फ्रिक्शनल चार्जिंग। क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शनल चार्जिंग। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, है ना, ठीक है। इंडक्शन के बारे में समझा दूं होता क्या, ये वर्ड बेसिकली इंडक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडक्शन का मतलब होता है कोई चीज जो ऑलरेडी है उसी को बाहर निकालना है, नथिंग नीड टू डू एनीथिंग, नया कुछ लेके नहीं आना है, जो उसके अंदर था उसी को आपने बाहर लाया। ये 2 कूलम चार्ज उसके पास ऑलरेडी था, नया लाया आप कहीं से, बिल्कुल नहीं, उसके पास था, आपने बस 2 कूलम को सेपरेट किया, है ना, ठीक है। तो जो कोई ऑब्जेक्ट, इंडक्शन का जनरल मीनिंग पता है क्या होता है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इंडक्शन मीन,
जनरल मत वर्ड, इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं। आजकल है ना बड़ी बड़ी एमएनसीज में इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, पता है आपको इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है? बड़ी बड़ी एमएनसीज में क्या करते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्या होते हैं, कई बार ऐसा होता है, एक स्टेज आती है इसमें क्या होता है, वो लोग एक ही जैसा मोनोटोनस जॉब कर करके थक जाते हैं, फिर क्या होता है उनमें एनर्जी नहीं बचती, और जब एनर्जी नहीं बचती ना, तो होती है वो अपने एक जैसे सिंपल जैसा काम होता है ऐसे करते हैं, न्यू लर्निंग नहीं होती। अब जब न्यू लर्निंग नहीं होती तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी का प्रोडक्शन कम होना चालू हो जाता है, लोग अच्छे रहते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको निकाल सकते हैं, कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई उनको निकाल दो नया लाओ, पॉसिबल नहीं। अब क्या करें, तो उन्हीं के अंदर फिर से एनर्जी डालनी होती है, री एनर्जाइज करना होता है, और उन्हीं से उनको याद दिलाना होता है कि देखो तुम जब मतलब आज से 5 साल पहले जब ज्वाइन किए थे तो तुम कितनी मेहनत करते थे, तुम कितने इनोवेटिव थे, अभी तुम इनोवेटिव नहीं हो। तो वो अभी ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि आप इनोवेटिव नहीं, उनको वापस बोलते हैं इंडक्शन प्रोग्राम। बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, ठीक है, और वो बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं, बड़े बड़े जो मतलब बिजनेस जो कोच होते हैं, उनको बुलाया जाता है, और उसके बाद ये इंडक्शन प्रोग्राम करता है। चलो टेल मी, अब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ फालतू की, टेल मी फर्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया क्या, वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, सबसे पहला इंडक्शन प्रोग्राम किसने किया था, बोलो, फर्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम। रामायण देखिए, रामायण, उसमें ना जामवन जी है ना, जामवन जी, उन्होंने किया था हनुमान जी के लिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो जब समुद्र पार करना होता है ना हनुमान जी को उड़कर, तो जाते वक्त क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि यस दे कैन क्रॉस दिस बिगर बिगर जो सी है, उस ओशन क्रॉस कर सकते हैं, वो भूल जाते हैं तो क्या करना, याद दिलाना पड़ता है कि याद करो बचपन में तुमने क्या क्या कांड किए थे। अब जब तुम बचपन में इतना कर सकते हो तो आज क्यों नहीं कर सकते, तो याद दिलाना होता है ना पुरानी चीजें, उसको बोलते हैं एनर्जी भरनी पड़ती है, फिर उनको सुनाया जाता है कि याद करो तुमने ऐसे सन को खा लिया था, तुमने ये कर लिया था, तुमने ऐसे राक्षसों को मार दिया था, फिर वो याद दिलाया ना तो वो याद आ गया, फिर अब उन्होंने वो ऐसे छलांग मार के जो है समुद्र क्रॉस कर लिया, वर्ल्ड इंडक्शन प्रोग्राम। यहाँ भी ऐसे ही है कुछ। चलो होगी बातें। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये है ना, क्या है कि ये शायद वेबिनेक्स में भी शायद 40 मिनट्स का ही एक सेशन होता है, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है कि आफ्टर 2-3 मिनट्स जो है ये बंद होने वाला है, पता नहीं, लिख रहा है द मीटिंग विल एंड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट इन सर तो गूगल मीट यूज करो ना। गूगल मीट। मैंने, हाँ गूगल मीट यूज़ कर लेंगे, मैंने एक्चुअली में ट्रायल बेसिस पे यूज़ किया था वेबिनेक्स, मुझे ऐसा बताया था कि काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी इंडियन, मतलब इंडियन तो नहीं, यूएस का है, एटलीस्ट चाइनीज़ तो नहीं है, इसलिए मैंने उसको प्रेफर किया था। लेट्स सी, गूगल मैप नहीं, गूगल मीट आपने यूज़ किया, देखा कैसा है? हाँ सर अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी और वो सब ज्यादा अच्छी है, और उसमें नॉर्मली 1 घंटे का टास्क होता है। बीसी सर ने गूगल मीट यूज किया था अभी क्लास में, हाँ मुझे मैसेज आया था उनका, तो लेट्स सी गूगल मीट देखते हैं, 1 घंटे का है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी क्या करें, अभी एक्चुअली में अभी हुआ है 2:22। अब एक बात और भी है कि 2:30 पर मेरा क्लास है, ठीक, तो आज मैंने फर्स्ट क्लास था तो मैंने जब सोचा था कि तो आज हम इतना ही करते हैं, कल विल कीप द क्लासेस सेम टाइमिंग, है ना, और अगर टाइम चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर मंडे से क्या आप टाइम चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारी स्कूल 2:15 तक होती है। बेटा देखो, ये वाला क्लास का टाइमिंग चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि 2:30 बजे से रेगुलर क्लास है मेरी टिल 9 o'clock तक सुबह। अभी मेरी आपके बाद क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो ऐसा होगा। तो इसमें कैसा एक प्रॉब्लम और भी है, इसमें से ना 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कूल भी शायद जल्दी का है, तो मैं वैसे है ना आप ये कर सकते हो, आपका बीच में कोई गैप नहीं है, देखो इसको इवनिंग में तो नहीं, करना मतलब मुश्किल है, मैं अभी जो फ्री यार मतलब जैसे आज और ट्यूसडे अभी तक के लिए मतलब बायो के क्लासेस है, तो मैथ्स वाले अटेंड कर सकते हैं। अच्छा ऐसा, ऐसे कहते हैं। तो बेटा मैं ना रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रीजन बताओ क्या है, क्योंकि इसमें से है ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 3 बजे के बाद क्लास चालू हो जाता है, तो दे कुड नॉट अटेंड अवर रेगुलर क्लासेस, तो इसीलिए ये भी रीजन था कि मुझे उनको मॉर्निंग में कराना था, मैंने इसलिए चालू किया, तो ये भी रीजन था। और मेरा भी 2:30 बजे के बाद का शेड्यूल पूरा कंटिन्यूस है, बीच में शायद आधे घंटे का ब्रेक होता है हार्डली, तो ऐसा है। तो आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं सारी चीजें अपलोड कर दूंगा अभी ऐप में, सर ठीक है ना। तो आई हैव क्लासेस टिल 11:45, हाँ बेटा कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे देखूंगा, मैं मेरे वैसे भी
जो होता है ये शेड्यूल थोड़ा करीब यहीं पे ही 12:30 1 बजे के आसपास का मैं रखूंगा। आज तो फर्स्ट डे था तो बीच में 15-20 मिनट मुझे इंस्टॉल करने में लग गए। एक बार देखेंगे, गूगल पे भी देख के लेंगे एक बार, ऐसा होगा तो, है ना? ठीक है। हाँ सर, लेकिन उस पर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, रिकॉर्डिंग भी करनी है मेन तो ये। इसमें एक फायदा पता है क्या है कि इसमें MP4 में रिकॉर्डिंग होती है डायरेक्टली। उसके लिए वो जी शूट मेंबरशिप चाहिए तो ही गूगल पे रिकॉर्डिंग कर हाँ सकते हैं। नहीं, इसमें डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी होती है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चालू है अभी। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम मीटिंग खत्म करते हैं बच्चों। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, बाय सर। बाय बाय।